हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। वो जो टॉपिक है वो एक काफी फेमिलियर टॉपिक है। बचपन से ऑनवर्ड हम उसे कई बार सुन चुके होते हैं, लेकिन आज उसे हम थारोली पढ़ेंगे। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो इस टॉपिक को मैं 2 वीडियो या 3 वीडियो में खत्म करने की कोशिश करूँगा। 2 वीडियो या 3 वीडियो में क्यों? ताकि हम प्रॉपरली अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन कर सकें, इसके बारे में हम अच्छे से जान सके ना। जब भी मैं बच्चों से पूछता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन, उनका एक ही जवाब होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब मैं बच्चों को कहता हूँ कि नहीं बच्चे, ये रेस्पिरेशन नहीं है, इट्स कॉल्ड ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन एक बड़ी टर्म है, वो हम यहीं पे एक्सप्लेन करेंगे। बट बिफोर प्रोसीडिंग विद दैट, क्या आप लोग जानते हो कि सब बच्चे जानते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं, बट व्हाई, क्यों लेते हैं हम ऑक्सीजन? ऐसा क्या करती है ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जान के? क्योंकि यही एक क्वेश्चन है जो रेस्पिरेशन की ट्रू डेफिनेशन देती है। आइए हम डिस्कस करते हैं। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। फॉर व्हाट? किस पर्पस के लिए? फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ताकि फूड की ऑक्सीडेशन की जा सके, फूड को तोड़ा जा सके, उसमें से एनर्जी को रिलीज किया जा सके। याद रखना कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टेप बाय प्रोसेस होती है, ये नहीं कि फूड को एकदम से तोड़ दिया। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंबशन एंड ऑक्सीडेशन। कंबशन में क्या होता है, एकदम से एनर्जी रिलीज हो जाती है, एकदम से फूड डिस्ट्रॉय हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा टूटा और थोड़ा टूटा और थोड़ा टूटा, स्टेप बाय स्टेप जो है फूड की ब्रेकडाउन होती जाती है। और फूड की ब्रेकडाउन होने से क्या होता है, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो खाना टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। जब खाना टूटेगा उसमें से क्या निकलेगा, एनर्जी, और इस एनर्जी को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो क्या डेफिनेशन बन गई? ऑक्सीडेशन किया किसने? ऑक्सीजन ने। सो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फॉर व्हाट? फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल से क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। वो एनर्जी जो रिलीज हुई उसे स्टोर किया गया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और नेचुरली एज ए बाय प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हुआ वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे एक्सहेल किया जाता है, मतलब बॉडी से बाहर निकाला जाता है। सो ऑक्सीजन का लिया जाना क्यों? इस प्रोसेस के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ा जाना बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी के लिए हार्मफुल है। अब जो रेस्पिरेशन है इसे हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं मेनली, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनएरोबिक, एंड का मतलब ये होता है विदाउट। ठीक, विदाउट ऑक्सीजन। सो एक रेस्पिरेशन वो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और एक रेस्पिरेशन वो जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में, उन ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन नहीं चाहिए। क्योंकि दोनों में डिफरेंट यहां पे आपको दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है। वो क्या डिफरेंस है? एक में ऑक्सीजन चाहिए और एक में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। सो इनका जो मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट होगा वो भी डिफरेंट होगा। एरोबिक में जो खाना है वो टूट के क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। लेकिन एनारोबिक में वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, समवट कार्बन डाइऑक्साइड तो हो गई, लेकिन यहां पे प्रोड्यूस होगा आइदर लैक्टिक एसिड, ठीक, आप बोल सकते हो इथेनॉल और एनर्जी। तो इनका बाय प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएगा। इस केस में लैक्टिक एसिड क्यों बनता है? बिकॉज जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल वो मिल नहीं पाई, वहां ऑक्सीजन हुई नहीं है, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में यही बाय प्रोडक्ट बनता है। रादर देन कि आप बोलोगे पूरी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब एरोबिक
हमें जानते ही हैं ह्यूमन बीइंग है या बाकी एनिमल्स है जैसे इंसेक्ट्स है, कैटल है, मंकी है, ज़ेब्रा। एनारोबिक में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिससे आप प्रॉपर्ली जानते हो, जैसे आप ब्लड खाते हो तो यीस्ट वगैरह, तो वो यीस्ट वगैरह जो ऑर्गेनिज्म है वो एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट? डायरेक्ट में क्या होता है कि ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉडी के अंदर जाए और कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली बॉडी से बाहर चला जाए, बस, हमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं, वो होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में कि ऑक्सीजन डायरेक्टली हमारी बॉडी के हर हिस्से में नहीं पहुंच सकती और कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में नहीं जा सकता। वी हैव टू फॉलो ए रूट, ठीक, हमें एक रूट को फॉलो करना पड़ता है, उस मैकेनिज्म को बोला जाता है इनडायरेक्ट। मतलब डायरेक्ट नहीं, आपको इनडायरेक्टली ऑक्सीजन को अंदर पहुंचाना है हर हिस्से में और कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी से निकाल के बाहर लेके जाना है। इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन जो है, क्योंकि ये डायरेक्ट से डिफरेंट है, डायरेक्ट में सीधा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जा रहा है, ऑक्सीजन को लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा बड़ा है, तो हम डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गन इसे अलग अलग कैटेगराइजेशन में डिवाइड करते हैं। जैसे सबसे पहले कुटेनियस। कुटेनियस का मतलब होता है स्किन, एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर कि कुटेनियस मींस स्किन, स्किन से जो ऑक्सीजन को लिया जाए और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाए उसे कुटेनियस रेस्पिरेशन बोला जाता है। मोस्टली ये होता है इन केस ऑफ फ्रॉग या फिर अर्थवर्म एंड मैनी अदर एनिमल्स। बक्कोफेरेंजियल, बक्कोफेरेंजियल का मतलब जिसमें बक्कल कैविटी एज वेल एज फेरेंक्स पार्टिसिपेट करता है फॉर द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, उसे हम बोलते हैं बक्कोफेरेंजियल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। सो इसमें ऑर्गन की कौन सी इन्वॉल्वमेंट है? बक्कल कैविटी एंड फेरेंक्स। देन गिल्स और ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल गिल्स को ही बोलते हैं, जैसे इन केस ऑफ फिशेस, तो इसमें गिल्स पार्टिसिपेट करते हैं ऑक्सीजन को लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए। देन पल्मोनरी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, पल्मोनरी का दूसरा जो मतलब होता है दैट इज लंग्स, तो जैसे इनके साथ ह्यूमन बीइंग, तो इसमें हम लोग रेस्पिरेटरी जो मेन ऑर्गन है वो लंग्स होता है। देन ट्रैकियल, ट्रैकियल होता है इन केस ऑफ इंसेक्ट्स, यू कैन सी फ्रॉम द फिगर्स आई हैव शोन ऑन द बोर्ड। नाउ क्योंकि हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग के केस में, हम ह्यूमन बीइंग की मैंने एक डायग्राम ड्रा की है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमने दो मेन कंपोनेंट को टच किया है, एक रेस्पिरेटरी रूट को, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन को। रेस्पिरेटरी रूट वो वाला होता है जिससे ऑक्सीजन एयर से रेस्पिरेटरी ऑर्गन तक पहुंचती है, दैट इज ह्यूमन बीइंग के केस में क्या है, लंग्स है। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिसमें एक्चुअल ऑक्सीजन जाती है और फिर वो ब्लड को देती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस मैं एक चीज और बताना चाहता हूं जो शायद वीडियो में बोलते बोलते मुझे स्किप होगी। जरूरी नहीं है कि हर एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही टाइप की रेस्पिरेशन शो करे। जैसे कि फ्रॉग, फ्रॉग जब पानी में होता है वो कुटेनियस रेस्पिरेशन भी शो कर सकता है, वो बक्कोफेरेंजियल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन भी शो कर सकता है। जब फ्रॉग टैडपोल लार्वा की स्टेज में होता है तब वो बाय गिल्स भी यूज कर सकता है। और जब फ्रॉग पानी से बाहर आ जाए एज ए अडल्ट तो वो लंग्स को भी यूज करता है एज एन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। तो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डिपेंडिंग अपॉन कि वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, जहां तक वो एक ही ऑर्गन के ऊपर डिपेंड है फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन, या फिर उसके पास एक से ज्यादा ऑर्गन है टू परफॉर्म दिस फंक्शन। जैसे कि मैंने अभी फ्रॉग एग्जांपल दी। फ्रॉग एग्जांपल क्यों दी? क्योंकि वो मोस्टली कवर करता है, वो कुटेनियस को भी कवर करता है, वो बक्कोफेरेंजियल को भी कवर करता है, वो गिल्स को भी कवर कर रहा है और वो लंग्स को भी कवर कर रहा है। ट्रैकियल जो कीड़ों के केस में आता है इसका इससे कोई लेना नहीं है। नाउ कम टू द टॉपिक। तो हम बात कर रहे थे रेस्पिरेटरी रूट की। तो रेस्पिरेटरी रूट में क्या क्या होता है? सबसे पहले ये है नोज, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, आप देख सकते हैं ये माउथ है, यहाँ पे खाना खाते हो और ये खाना इधर से जाके सीधा पेट में चला जाता है। क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई कंसर्न नहीं है, आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पढ़ रहे हैं।
तो मैंने इसे यहीं पे रोक दिया, बात रेस्पिरेटरी के लिए मैंने बाकी स्ट्रक्चर ड्रा कर दिए। अब सबसे पहले नोज में जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं, इसके अलग अलग हिस्से हैं। सबसे पहले नोज की जो ओपनिंग है, ठीक, यहाँ पे जो ओपनिंग है इसे बोला जाता है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के बाद 3 मेन हिस्से हैं, वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी एंड ऑल्फैक्टरी। अगर आपको भूल जाए कि पहले कौन सा था दूसरा कौन सा था, आप सिंपली याद कर सकते हो ब्रो, वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी एंड ऑल्फैक्टरी। जो वेस्टिब्यूलर रीजन है इसमें होते हैं बड़े सारे हेयर्स, ठीक। ये हेयर क्या काम करते हैं आपको पता है, अपने नाक के इस हिस्से में हेयर होते हैं, तो ये इररिलेवेंट नहीं है। ये हेयर क्या करते हैं, एज ए सील, जैसे छलनी होती है, जो आप सांस ले रहे हो उसमें जितनी भी डस्ट है वो यहीं पे इंटेंगल हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखते हो जब भी कभी नाक साफ करो तो आपकी फिंगर ब्लैक ब्लैक कलर की हो जाती है, या किसी पेपर से साफ कर रहे हो वहां पे कॉटन से साफ कर रहे हो वो ब्लैक हो जाता है। वो ब्लैक क्या है, बेसिकली डस्ट पार्टिकल है जो लंग्स को बचाने के लिए कि लंग्स में वो डस्ट पार्टिकल ना चले जाए, तो हेयर ने वहां अपना काम दिखाया। सो प्लकिंग ऑफ हेयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल, ये जो प्लकिंग करते हैं वो नहीं करना चाहिए। यू कैन कट द हेयर बट प्लकिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है, उसका काम है नाक में, वो इररिलेवेंट नहीं है। सो वेस्टिब्यूल ने क्या किया, एक छलनी लाइक काम किया, एक सीव लाइक काम किया एयर को फिल्टर करने के लिए। देन रेस्पिरेटरी रूट, जो इसके आगे वाला हिस्सा है, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है रेस्पिरेटरी रूट। ये रेस्पिरेटरी रूट क्या करेगा, बेसिकली क्या होता है कि जब गर्मियां काफी बढ़ रही होती है तो हमें पता है कि बाहर बड़ी गर्म हवा है, इतनी गर्म हवा अगर हमारे लंग्स में जाए वो तो लंग्स को डैमेज कर देगी। और अगर सर्दियों के दिन में आप बर्फ वाले इलाके में जा रहे हैं, इतना ठंडी हवा है, अगर वो भी हमारे लंग्स में जाए तो वो भी क्या करेंगे, लंग्स को डैमेज कर सकते हैं। सो कैसे बचे, तो हमारे नाक में एक मैकेनिज्म है, जो रेस्पिरेटरी रीजन है वो क्या करता है, गर्मियों में जो गर्म हवा हमारे नाक से अंदर जाने की कोशिश करती है, ये इस गर्म हवा को ठंडा कर देता है, थोड़ा सा ठंडा, सूटेबल टू द लंग्स। और सर्दियों में जो ठंडी हवा नाक से लंग्स के बाद जाने की कोशिश करती है, ये उस हवा को थोड़ा सा वार्म कर देती है, थोड़ा सा गर्म। कितना गर्म, एज पर द रिक्वायर्ड टेम्परेचर बाय द लंग्स। लंग्स को जितना टेम्परेचर रिक्विजिट है, जितने टेम्परेचर में वो काम करता है, उतने टेम्परेचर की वो हीट जनरेट करता है और लंग्स को वैसी एयर प्रोवाइड करता है। सो ये एयर कंडीशनिंग की तरह भी काम कर रहा है और वार्मिंग की तरह भी, जैसे आप रूम हीटर लगाते हैं, ब्लोअर लगाते हैं, उसकी तरह भी काम कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। देन रेस्पिरेटरी के बाद आता है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी रीजन, ये वाला रीजन है थर्ड। ये क्या करता है, ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है एक सेंसरी ऑर्गन है, दैट इज स्मेल। तो आप जो भी खुशबू लेते हो, आपको जो किसी गंदी स्मेल आ रही है या बड़ी अच्छी गुलाब की खुशबू आ रही है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेंसरी सेक्टर इन द ऑल्फैक्टरी रीजन। अब आपको एक चीज का एक्सपीरियंस होता होगा कि बड़ी बार ऐसा होता है कि अगर हमें जुकाम आ जाए, कोल्ड आ जाए, तो हमारी जो सेंसेस होती हैं स्मेल करने की, वो क्या होती है, ऑलमोस्ट शट डाउन हो जाती है। ऐसा क्यों, बिकॉज जो रेस्पिरेटरी जो चैम्बर है, जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसे बोला जाता है म्यूकस सेल। ये सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस। सोचिए कि कोल्ड का वायरस नाक से अंदर जा रहा है, अब वो वायरस दैट इज हार्मफुल टू द बॉडी, तो नाक क्या करेगा, बड़ा सारा म्यूकस प्रोड्यूस करेगा ताकि उस वायरस को रोका जा सके, ठीक। तो वो जो नाक इतना सारा म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे हम इरिटेट हो रहे हैं, वो बेसिकली एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जो बॉडी क्या कर रही है, उस वायरस से प्रोटेक्ट कर रही है। वो वायरस उस पे इंटेंगल हो जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता, ठीक। और जब म्यूकस काफी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है तो यहाँ पे वो क्या करता है, ब्लॉकेज कर देता है। जब यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है तो ये जो ऑल्फैक्टरी रीजन है ये सेंसलेस जैसा हो जाता है। जब तक यहाँ म्यूकस काफी ज्यादा प्रोड्यूस है तो हमारी जो सेंसेस है ऑलमोस्ट नील कर रहा है, थोड़ा बहुत स्मेल कोई कर सके, अदरवाइज सिग्निफिकेंटली वो अपनी पावर को लॉस कर देता है। लेकिन जैसे वो ठीक होता है, म्यूकस जो है वो ड्राई हो जाएगा और हमारी जो पावर है फिर से वापस आएगी। इसके पीछे 3 रिजेस होते हैं, यहाँ पे 3 रिजेस हैं बोन के बने हुए।
ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। नाक का जो पिछला हिस्सा है इसमें सरफेस एरिया को बढ़ाया जाता है। और ये 3 रिजेस के नाम है, सुपीरियर नेजल कॉन्चा, मिडल नेजल कॉन्चा एंड इंफीरियर नेजल कॉन्चा। तो तीनों के नाम डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। जो सबसे ऊपर है सुपीरियर, जो मिड में है उसे मिडल, जो सबसे नीचे है उसे बोला जाता है इंफीरियर। और ये है क्या, नेजल, नेजल मतलब नाक, कॉन्चा नेजल के अंदर जो रिजेस है। अब आपने ये देखा होगा बड़ी बार ऐसे कि जब भी म्यूकस आता है वो सीधा नाक से होकर गले में चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको वोमिट आ रही है, वो वोमिट मुंह से तो आती है, कभी कभी नाक से भी आ जाती है। तो यहां से क्लियर होता है कि नाक की ओपनिंग पीछे है ही है, ठीक है। तो नाक यहां से सिंपली यहां तक नहीं है, ये पीछे भी खुलता है, तभी तो आपकी सांस जो है लंग्स तक पहुंच रही है। ये जो ओपनिंग है यहाँ पे नोज से अगर यहाँ पे ऑक्सीजन जा रही है ऐसे, तो ये यहाँ पे एंटर करेगी। इस ओपनिंग को बोला जाता है इंटरनल लेयर्स आर क्वाइट। तो जो बाहर की ओपनिंग थी उसे बोला जाता है एक्सटर्नल लेयर। एक्सटर्नल मतलब बाहर, लेयर मतलब ओपनिंग, और जो अंदर की तरफ ओपनिंग है उसे बोला जाता है इंटरनल लेयर्स, ठीक है। तो दोनों का मतलब सेम है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन एक्सटर्नल और इंटरनल टर्म दी गई। अब जब यहाँ पे ऑक्सीजन आती है, यहाँ पे देखिए ये रूट मतलब आपके खाने का पीने का रूट और सांस लेने का रूट दोनों का सेम हो गया इस जगह पे, ठीक है। अब दोनों में सेम है, इसका मतलब जब आप सांस लेते हो तब आप खा नहीं सकते। कभी आप घर में ट्राई कीजिए, जब आप पानी पी रहे होंगे, पानी को अंदर लेंगे, मुंह में नहीं रखना, जब अंदर लेंगे तो आपकी सांस थोड़ी देर के लिए रुकती है। और अगर आप सांस ले रहे हो तब आप पानी को अंदर नहीं लेके जा सकते, ठीक। तो एट ए टाइम एक ही काम करेगा, अगर आपका खाना जाएगा और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज हो रही होगी। अब चूंकि यहां से जो खाना आपने खाया है वो नीचे जा रहा है, ये जो रीजन है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, इसे बोलते हैं वो फेरेंक्स, ठीक है। मैंने फेरेंक्स को शॉर्ट में लिखा पी, और डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन उसके नाम दिए। नासोफेरेंक्स डिनोटेड बाय एनपी, ठीक है, क्योंकि जगह कम थी मैंने लिख दिया एनपी मतलब नेसोफेरेंक्स। ये वो वाला रीजन यहाँ पे नेजल ओपनिंग हो रही है, नाक की पीछे से ओपनिंग हो रही है, दैट इज नेसोफेरेंक्स। ओरोफेरेंक्स वो वाली ओपनिंग जो लैरिंक्स से पहले है बट नेजल के आगे है, उसे ओरोफेरेंक्स बोला जाता है। एंड देन लैरिंजोफेरेंक्स वो वाली ओपनिंग यहां से आपका साउंड बॉक्स शुरू होता है, जहां पे आपकी आवाज प्रोड्यूस होती है, ठीक। वो वाला रीजन कौन बोला जाता है, लैरिंजोफेरेंक्स। यहां से एक ओपनिंग है जिसे बोला जाएगा ग्लॉटिस। ये ग्लॉटिस क्या है, आपकी फूड पाइप से अलग एक और पाइप का रास्ते की ओपनिंग। तो आपका खाना तो इधर से इधर चला जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन पेट में थोड़ी जाएगी। ऑक्सीजन को कौन सा रास्ता चाहिए, लंग्स में जाने के लिए। सो यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, ये देखिए जो ओपनिंग दिखाई हुई है, इस ओपनिंग को बोला जाता है ग्लॉटिस। और इस ग्लॉटिस के ऊपर ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसे बोला जाता है एपिग्लॉटिस। एपी का मतलब अबव, ग्लॉटिस ओपनिंग, ओपनिंग के ऊपर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो जैसे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इस तरीके से ये ओपनिंग के ऊपर होगा। क्या परफॉर्म करता है ये फंक्शन, तो आपने जो खाना खाया उस खाने को इधर जाना है, लेकिन गलती से अगर आपका खाना इस साइड आना शुरू हो जाए तो क्या होगा, लंग्स में क्लॉगिंग हो जाएगी, रेस्पिरेटरी रूट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, हम सांस नहीं ले पाएंगे, हम मर सकते हैं। सो क्या होता है, जब भी आप खाना खाते हो, जितनी बार भी आप खाना खाओगे तो ये जो है ये एज ए फ्लैप उस वक्त इस ढक्कन को बंद कर देगा, इस ओपनिंग को बंद कर देगा, ताकि आपका खाना आराम से नीचे जा सके। लेकिन जब हमें सांस लेनी है, मैंने पहले बोल दिया एट ए टाइम आप एक ही काम कर सकते हो, जब आप खाने को अंदर लोगे ऐसे, ठीक, तो आप देखो यहां से इसकी मूवमेंट होती है। जब आप खाने को अंदर लेते हो तो एपिग्लॉटिस इस ओपनिंग को बंद कर देता है ताकि खाना इधर न जाए, इधर आए। और जब आप सांस लोगे तो फटाफट आपकी ग्लॉटिस जो है ऊपर हो जाएगा, ओपनिंग को खोल देगा ताकि ऑक्सीजन जो है वो इधर जा सके, ठीक। समटाइम क्या होता है कि बॉडी कभी कभार, ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि मिसमैनेज हो जाता है और खाना जो है आपका जब पानी है इंस्टेड ऑफ वो इधर जाए वो इधर जैसे ही टच होता है, इस साइड जाने की कोशिश ही करता है तो हमें खांसी हो जाती है और हम जोर जोर से खांसना शुरू कर देते हैं।
कई बार तो सलाइवा जो थूक होता है, हम बात कर रहे हैं चुप बैठे हुए हैं, तो ऐसे जैसे थोड़ा सा हम सलाइवा अंदर लेंगे तो वो अनइंटेंशनली, ठीक है, इंटेंशनली कभी नहीं होता, अनइंटेंशनली क्या होता है कि बॉडी की थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट के चक्कर में वो सलाइवा जो है इंस्टेड ऑफ कि वो इसोफेजिस जैसे स्टोमक में जाए, वो रेस्पिरेटरी रूट की तरफ जाने की कोशिश करता है, या पानी या खाना, और ये जैसे वो जाने की कोशिश करता है तो हमारी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ पे ये जो रूट है, यहाँ पे सीढ़ियाँ काफी ज्यादा लगी हुई है, तो वो क्या करते हैं, वो खांसना शुरू कर देते हैं, और एयर के प्रेशर से लंग्स ऐसे प्लस करेंगे, एयर निकलेगी और एयर के प्रेशर से वो बाहर आ जाएगा। तो कभी भी ये याद रखना, अगर आप किसी पार्टी में हो, किसी फंक्शन में हो, आपके साथ ऐसा होता है कि खाना गलत रूट में जा रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि कोई कैसा सोचेगा, वो क्या सोचेगा। आप पहले अपनी जान की परवाह कीजिए, जितने जोर से खांसी कर सकते हैं कर दीजिए, सो एज चोकिंग से बच सके। अब यहां से जो रूट अलग निकला उसका क्या नाम है, सबसे पहले ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम लोग दूसरा जो नाम देते हैं वो देते हैं विंड पाइप, ठीक है, ये विंड पाइप है। विंड पाइप से समझ लीजिए यहां से हवा जाती है या आती है। ये जो विंड पाइप है ये आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड होती है, जिसे हम एक को ब्रोंकस बोलते हैं और एक से ज्यादा को ब्रोंकियाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये राइट वाली, ये लेफ्ट वाली है, ठीक, आपको बोर्ड से लगेगा ये लेफ्ट है ये राइट है, बट स्ट्रक्चर ऐसा है, तो ये राइट ये लेफ्ट, तो ये राइट लंग की तरफ जा रहा है और ये लेफ्ट लंग की तरफ जा रहा है। आप देखिएगा यहाँ पे मैंने रेड कलर से ये लाइनें ड्रा की हुई है, ये क्या है, ये बेसिकली जितना भी ये जो ट्रैकिया है या ब्रोंकस है, इस मसल को सपोर्ट देने के लिए कार्टिलेज लगी हुई है। उस कार्टिलेज को हम बोलते हैं सी शेप, बिकॉज ये आगे से है लेकिन पीछे से खाली है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो ऊपर भी मसल है, नीचे भी मसल है, बीच में ये ऐसे लगा हुआ है, तो इसने क्या किया हुआ है, उसे सपोर्ट दिया हुआ मसल को, ठीक, ताकि वो ऐसे बंद ना हो जाए। तो इस कार्टिलेज को बोला जाता है सी शेप कार्टिलेज। ये मेन ट्रैकिया और मेन ब्रोंकस में होता है, आगे ब्रांचेस में धीरे धीरे कम होकर खत्म हो जाता है, नहीं होता है। हर ब्रोंकस जो है वो आगे जाके फर्दर डिवाइड करता है इनटू प्राइमरी ब्रैंकियोल, वो आगे जाके डिवाइड करेगा सेकेंडरी ब्रैंकियोल, फिर आगे जाके डिवाइड करेगा टर्शियरी ब्रैंकियोल, सो ऑन, ठीक है, फिर टेट्रा पेंटा, जितना भी है वो ब्रांच डिवाइड कर करके छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है, एक स्टेज आएगी कि वो ब्रांच इतनी ज्यादा छोटी हो जाएगी कि उसके आगे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसे मैंने ये रेड कलर के मार्कर से रिफ्लेक्ट किया हुआ है। तो ये बेसिकली क्या है, ब्रांच इतनी छोटी हो गई है कि आगे सैक लाइक स्ट्रक्चर है, दिस वन। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोला जाता है एल्वेओलाई। ज्यादा होता है एल्वेओलाई, एक है जो एल्वेओलस। यही वो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक्चुअल में ऑक्सीजन ब्लड को दी जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के इस स्ट्रक्चर में, दैट इज एल्वेओलस में आती है। सो एक्सचेंज ऑफ जो गैसेस होती है वो इसी रीजन में होती है, दिस पर्टिकुलर रीजन। एनीहो, अभी तक हमने जो बात की वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में बात की, नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के कितने हिस्से हैं, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, फेरेंक्स के कौन कौन से रीजन हैं, देन ट्रैकिया, व्हाई वी हैव कार्टिलेज इन द ट्रैकिया एंड द ब्रोंकस, आगे उनकी डिवीजन होती है। नो, हम बात करेंगे किसकी, लंग्स की। हमारे केस में जैसे आपको पता है दो लंग्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। राइट वाला थोड़ा सा बड़ा होता है, लेफ्ट वाला थोड़ा सा छोटा होता है। हर लंग जो है, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, ये सॉफ्ट स्पॉन्जी इलास्टिक पिंकिश इन कलर। जब बच्चा पैदा होता है उसका जो लंग है वो पिंकिश कलर का होगा, लेकिन जैसे ही वो इन्वायरमेंटल कंडीशन हमें बड़ा होता है, धीरे धीरे कहीं पोल्यूशन के कांटेक्ट में आ रहा है, कहीं कुछ, तो उसके लंग्स का कलर चेंज होना शुरू होता है, धीरे धीरे वो ब्लैकिश होना शुरू हो जाता है। हर एक लंग का जो वेट है अप्रॉक्सीमेटली 450 ग्राम उसका वजन है, ठीक। राइट लंग, जैसे मैंने अभी बोल दिया, राइट लंग कंपैरेटिवली बड़ा होता है और ये 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा सुपीरियर लोब, देन मिडल लोब एंड इंफीरियर लोब। इनको 3 हिस्सों में किसने डिवाइड किया, फिशर। तो पहला है ट्रांसवर्स फिशर। ट्रांसवर्स होता है जो ऐसे किसी चीज को डिवाइड करे, तो ये चीज है इसको ऐसे डिवाइड कर दिया गया, इसे ट्रांसवर्स फिशर कहा जाता है। इस फिशर ने क्या किया, ऊपर का और नीचे का लोब बना दिया। फिर आता है एक ओब्लीक फिशर, ये वाला,
यहाँ पे मैंने लिखा हुआ। ये ऑब्लिक फिशर लंग्स को, उस पर्टिकुलर लंग, राइट लंग की बात की जाए, उसे डिवाइड कर देता है ओब्लिकली, ठीक है, इस तरीके से। तो इसकी वजह से इसके 3 हिस्से बन चुके हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर। लेफ्ट में सिर्फ एक ही टाइप का फिशर है, दैट इज ट्रांसवर्स फिशर। ये फिशर लंग को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, सुपीरियर और इंफीरियर, ठीक है। यहां तक तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। राइट में 3 लोग, लेफ्ट में 2 लोग। अब अगर ध्यान से देखें तो लेफ्ट में यहां पे एक ऐसे झुकाव है, कर्व बनी है, ठीक। इस स्पेस को, ये जो कर्व है, इसे बोला जाता है मीडियस्टेनल स्पेस। बेसिकली यहाँ पे हार्ट होता है, तो हार्ट को मैनेज करने के लिए यहाँ पे एक स्पेस होती है इस जगह पे, तो इसे मीडियस्टेनल स्पेस बोला जाता है। हर एक लंग के बाहर कवरिंग होती है, उस कवरिंग को बोला जाता है प्लूरा, दैट इज दिस प्लूरा। ये प्लूरा के 2 हिस्से होते हैं, एक अंदर वाला प्लूरा जिसे विस्लर प्लूरा बोला जाता है, एक बाहर वाला प्लूरा जिसे पेराइटल प्लूरा बोला जाता है। 2 प्लूरा के बीच में स्पेस होती है जिसे प्लूरल स्पेस कहा जाता है। इस प्लूरल स्पेस में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है, ठीक। और इसमें जो प्रेशर है एज कंपेयर टू लंग, वो 3 to 4 mm ऑफ मर्करी कम ही होगा। वाई? लंग्स के बाहर एक कवरिंग है, उसका प्रेशर लंग्स के प्रेशर से कम है। क्यों? क्योंकि इसका अगर लंग्स से ज्यादा प्रेशर होगा तो ये लंग्स को एक्सपैंड नहीं करने देगा, लेकिन अगर इसका प्रेशर कम होगा तो लंग्स प्रॉपरली पूरी थोरेसिक कैविटी में एक्सपैंड कर सकते हैं। सो आपको पता है लंग्स कहां पर प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी में लंग एक्सपैंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक। ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को तभी फिजिबल है जब इसके बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर से कंपैरेटिवली कम रहे। तो होपफुली यहां तक मैंने जो समझाया आपको पता चल गया होगा। मैंने बोला लंग्स जो है हमारी बॉडी में 2 हैं, वो कैसे हैं, सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है, स्पॉन्ज लाइक है, इलास्टिक है, पिंकिश कलर है एंड 450 ग्राम उसका वेट है अप्रोक्सीमेटली। राइट वाला बड़ा है, उसके 3 हिस्से हैं, सुपीरियर, मिडल एंड ओब्लिक। लेफ्ट वाला छोटा है, उसके 2 हिस्से हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर। यहां तक क्लियर है? फिर मैंने यहां पे रेस्पिरेटरी रूट में बता दिया था कि भाई ब्रोंकस जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, फिर 4 हिस्सों में डिवाइड होगा, फिर 8 हिस्सों में, सो ऑन, जब तक वो इतना छोटा ना बन जाए कि एक एल्वेओलाई तक पहुंच जाए। यहां मैंने बता दिया था एल्वेओलाई, ठीक। क्योंकि आपको पता है राइट लंग में 3 हिस्से हैं, तो जो मेन एल्वेओलस है वो मेन 3 ब्रांचों, मैंने यहाँ पे 1, 2 और 3 ब्रांच डाली है। ये इसकी है, मैंने नीचे तक इसलिए शो नहीं किया क्योंकि टाइम काफी लग रहा था ड्रा करने में। तो आप लेके चलिए, ये इसकी है, ये वाले इस रीजन की है और ये एक्सपेंड करके इस रीजन में आती है। लेफ्ट वाले में सिर्फ 2 ही हिस्से थे, तो जो मेन ब्रोंकस है वो 2 प्राइमरी ब्रैंक्यूल में डिवाइड होती है, ये और ये वाला। इसमें उसमें देखिए डिफरेंस, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लोब जो ब्रोंकस है उसकी ब्रांचें भी उतनी बनती है। मेन ब्रांचेस दैट इज प्राइमरी ब्रांचेस। यहाँ पे 3 लोग हैं तो 3 प्राइमरी ब्रांचेस, यहाँ पे 2 लोग हैं तो 2 प्राइमरी ब्रांचेस, ठीक है। सो ये इररिलेवेंट नहीं है कि मैंने यहाँ पे 2 ड्रा कर दिया, यहाँ पे 3 ड्रा कर दिया, दैट इज नॉट इररिलेवेंट, दैट इज हैव सम कंसेप्ट। होपफुली यहाँ पे आपकी चीजें जो है वो अप टू क्लियर हो। अब बात की जाती है एल्वेओलाई सैक। तो जैसे मैं बता रहा था कि एल्वेओलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू द एल्वेओलस टेक प्लेस होता है। इस एल्वेओलस के ऊपर एक लेयर होती है छोटी सी पतली सी, उस लेयर को बोला जाता है लेसिथिन लेयर। ठीक, जिसे लुब्रिकेट करके देती है और प्रॉपर मैनेजमेंट में हेल्प करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेटरी जो टाइप है रेस्पिरेशन की वो कौन सी होती है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, एरोबिक है, अनएरोबिक है। अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट की कौन कौन सी टाइप है वो दिखा दिया, यहाँ पे डायग्राम भी यहाँ शो कर दी गई है। फिर हमने ह्यूमन बीइंग का केस पकड़ा, ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेटरी रूट की बात की और देन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात की। ठीक, इसके बाद हम टॉपिक जो पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि गैसेस में कैसे एक्सचेंज होती है, कैसे लंग्स ऑक्सीजन को ले देता है एंड कैसे
ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है लंग्स को। ये चीजों में कैसे फंक्शनिंग मैकेनिज्म क्या है बॉडी का, वो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। ठीक है, जैसे मैंने पढ़ाया आपको कि भाई रेस्पिरेशन में ये चीजें होती हैं, ऑक्सीजन का लिया जाना, फूड का टूटना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना, एनर्जी का स्टोर होना, एटीपी, ये टोटलिटी में रेस्पिरेशन है। लेकिन ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग इज सॉर्ट ऑफ वेंटिलेशन। ठीक है, ब्रीदिंग क्या होता है? सॉर्ट ऑफ वेंटिलेशन होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। आप किचन में खाना बना रहे हो और किचन में अगर पूड़ियां वगैरह कर रहे हो, पकौड़े वगैरह कर रहे हो, क्या होगा? धुआं ही धुआं फैलना शुरू हो जाएगा। आप क्या करते हो? किचन में या तो एग्जॉस्ट फैन ऑन कर दोगे या किचन की विंडो खोल देंगे। क्यों खोलते हैं? सो दैट जितना भी वो धुआं वो बाहर चला जाए और बाहर से जो हवा है, अच्छी वाली हवा, वो अंदर आ जाए। दैट इज ह्यूमन बीइंग केस में वो ब्रीदिंग है और इसे हम वेंटिलेशन भी बोला जाता है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इज नॉट टोटली और कंप्लीट रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग क्या? एक हिस्सा है रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग टोटली रेस्पिरेशन नहीं है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला, उनको लगता है ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, तो वो बेसिकली एक ब्रीदिंग है और उसे वेंटिलेशन भी बोला जाता है। नीड पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज इसे दिमाग में रखिएगा। होपफुली आज के टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एक्सचेंज ऑफ गैसेस। टिल देन, थैंक यू।